आवर्धक लेन्स का मतलब भिंग मराठीत ज्याला म्हणतो. मैं आलोक जी ऐसी ही बातें करते रहूंगा क्योंकि जो आपको नहीं सुनना चाहिए वो मैं मराठी में कहूंगा. मैं आवर्धक लेंस लगाकर ढूंढ रहा था कि खामियां कहाँ हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे एक भी खामियां नहीं मिली. भाई साहब, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन खामियां और कमियां इसका फर्क मैं जरूर जानता हूं. क्यों नहीं मुझे मिली खामियां, इसका कारण मैं बता देता हूं. अरे मैं क्या बताऊं, दुष्यंत जी की स्वयं बेटे जी आलोक जी, उन्होंने ही कल कहा था कि दुष्यंत जी पले उस उत्तर प्रदेश में, और जहां उनका साहित्य संसार खड़ा हो गया उस मध्य प्रदेश में भी इतने बड़े पैमाने पे दुष्यंत साहित्य पर संगोष्ठी नहीं हुई. सच है ना आलोक जी? इसलिए कुलपति जी, मैं आपके बारे में एक ही मिसरे में बात कहता हूं और दुष्यंत के शब्द उधार लेके बात करता हूं कि आपने हर सिंगार हिलाकर अच्छा किया. बुरा नहीं, अच्छा किया. अब बात आती है कि इस संगोष्ठी की फलश्रुति क्या है, क्योंकि किसी भी संगोष्ठी की फलश्रुति ढूंढनी चाहिए. और इसकी फलश्रुति क्या है, तो कल इसी आइंस्टाइन को सामने रखकर सोलंकी नाम के एक प्राध्यापक ने कहा था कि इस संगोष्ठी के कारण मैंने दुष्यंत की गजलों के मतले पड़े हैं, अब मैं पूरा दुष्यंत पढ़ूंगा. किसी एक छात्र या शिक्षक की जिज्ञासा बढ़ देना, उससे और क्या फलश्रुति चाहिए. कवि नीरज जी ने कहा था, सामने बैठे थे कोई कवि और उन सबको उन्होंने पूछा था कि भाई अच्छा कवि सम्मेलन कौन सा है, तो किसी ने बता दिया कि पैसे जहां अच्छे मिलते हैं वो अच्छा सम्मेलन. किसी मेरे जैसे लोग थे, बोले नहीं अच्छी कविताएं सुनने मिले तो वो अच्छा सम्मेलन. और कोई अच्छे थे, उन्होंने कहा कि अच्छी सूरतें हो मंच पर तो अच्छा सम्मेलन. नीरज जी ने सबको खारिज करते हुए कहा था, अच्छा सम्मेलन वो होता है बच्चों, जहां जाते वक्त शत्रुघ्न को लगता है कि हमारे भाषा का एक स्तर और बढ़ गया है. और बजाइए आप ताली बजाइए नीरज जी के लिए, मेरे लिए नहीं. हाँ बराबर. वैसे ही संगोष्ठी के बाद आप सबका मेरा एक भाषा का स्तर ऊपर उठ गया है. बेचारे छात्र शिक्षक जो एक एक करके निबंध ही बहुत दिनों से आप बीच में हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि क्या कहना है यहाँ, दुर्भाग्यवश उन्हें वक्त की पाबंदी का शिकार होना पड़ा. कुछ छोटे छोटे सवाल में एक सवाल, छोटा सा सवाल 10 बरस का आयुष्य मस्ते जीवी था. मैडम आप घंटी मत बजाना. नहीं कल बजाई थी अनिता जी. हाँ अनिता जी बराबर है ना. हाँ. इसलिए मत बजाना. 200 किलोमीटर पार करके 2 दिन यहाँ ठहरना और 5 मिनट के लिए बात करना, ये मेरे से असंभव है. बहुत नाइंसाफी है. कुलाधिपति जी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, नहीं मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, इस संगोष्ठी को इतिहास के सुवर्ण पन्नों पर लिखा जाएगा. और वही बात है, इसलिए नहीं कि हमारी व्यवस्था अच्छी थी या मंच पर वाराणसी से लेके गोरखपुर से लेके ऊना तक सब मेहमानों को बुलाया. ये सुनहरे पल इसलिए अंकित होंगे कि महाराष्ट्र में, जरूर बात सुनिए मेरी, इसलिए अंकित हो गए
कि महाराष्ट्र में मुंबई का मेयर हिंदी भाषक हो या मराठी भाषक हो, ऐसी गंदी चर्चा चल रही थी, जबकि हिंदी वाला अच्छा हो या मराठी वाला अच्छा हो, इसकी चर्चा नहीं चल रही थी। उस वक्त ये संगोष्ठी महात्मा गांधी मिशन में 4 पागल लोग बैठकर साहित्य की चर्चा कर रहे थे, इसलिए अंकित हुआ। अंकित ये शब्द मेरे मराठी भाई समझ जाएंगे, वो मराठी में नहीं हिंदी में है। मराठी में अंकित होना का मतलब स्वाधीन होना होता है, लेकिन अंकित हुआ है। आलोक जी, आपने तो दिल से कहा था कि ऐसी संगोष्ठी कहीं देखी नहीं, और मैं कहता हूं देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यह वह भूमि है जिसके नामदेव जी ने अभंग लिखे और उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों पर बिठाया गया। यह वह भूमि है छत्रपति संभाजी नगर कि जिसका एक लड़का उर्दू में गजल लिखने लगा और उसको उर्दू का पहला साहिब दीवान बनाया गया, वली दखनी। सब होने के बाद आप तालियां बजाओ। यह वह भूमि है कि जिससे निकलकर एक आदमी संविधान लिखता है और पूरे विश्व को बताता है कि संविधान ऐसे लिखा जाता है, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसका नाम हो जाता है। यह वह भूमि है, मराठी भूमि, जिसे किसी हिंदी साहित्यकार ने हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए यह मांग की नहीं थी, तब इसकी मांग की थी उस सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की भूमि है। और इसलिए भी है कि जिसका स्वर हिंदी फिल्मों के आंगन में आसमान तक गूंजता रहा और उसका नाम लता या आशा हुआ, जिसका एक लड़का गेंद उछालकर सीमा पार करता चला गया और नाम हुआ सचिन तेंदुलकर उसका। क्योंकि ये भूमि ऐसी है जिसे तो मरे लेकिन मौसी जिंदा रहनी चाहिए, हम इस टाइप के लोग हैं, इसलिए ऐसी संगोष्ठी आप कहीं नहीं देखेंगे। बहुत सारी बातें हुई है, मैं हर एक बात नोट करके रखा है मैंने, और सभी बातों पर बात करते जाऊंगा तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कुछ बातों से मुझे कहना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा था कि दुष्यंत वामपंथी है, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। हमारे उस्ताद जो थे सुरेश भट्ट साहब, उन्होंने एक जगह लिखा है कि कोई वामपंथी नहीं होता, कोई समाजवादी नहीं होता, कोई अंबेडकरवादी नहीं होता, वो तो सिर्फ मयवादी होता है। हाँ, मयवादी होता है, ये सुरेश भट्ट साहब ने लिखा है। ये कवि बड़े चालाक होते हैं, वो ना हिंदुओं के होते ना मुसलमानों के, वो ना यहूदियों के ना सिखों के। कवि की जात, कवि का धर्म, कवि का देश, सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व का कल्याण करना यही होता है। फिर चाहे वो कवि अमृता प्रीतम हो या काजी नसरुल इस्लाम हो, वो चाहे साने गुरुजी हो या केरल के जी कुरूप हो या गुजरात के हमारे बालाशंकर कंधारिया हो, कवि सिर्फ और सिर्फ कवि होता है सर्वहारों का, गरीबों का, दिन दुबलों का। हम पागल उसे अपने प्रदेश से और भाषा से जोड़ते जाते हैं। इसके पूर्व भी किसी ने कहा था, मैं बता देता हूं आपको, कि उर्दू के नामचीन शायर जोश मलियाबादी, उनके बारे में पूछा था कि शायर शबाब है या शायर इनकलाब, और लोग झगड़ते रहे, संगोष्ठी करते रहे, और सवाल वैसा ही रह गया। उसके बाद दुष्यंत जी के बारे में पूछा गया कि दुष्यंत जी सामाजिक कवि थे कि रूमानी कवि थे। भाई साहब, आने वाली आ गई चली गई, तख्त पलटे पलटे और पलटे, दुष्यंत की जवान कविता आज भी जिंदा है। क्या कह रहा हूं, ऐसा ही होता है मेरा कि जो मराठी लोग जब दुष्यंत के बारे में मैं मराठी में बात करता हूं तो जो जानते नहीं दुष्यंत को, उनको सहज रूप से मूर्ख बनाना मेरा काम है। लेकिन आप सभी इतने जानते हैं दुष्यंत के बारे में कि मैं आपसे क्या कहूं दुष्यंत के बारे में।
अभी तो पीएचडी कर रहा हूँ दुष्यंत जी और सुरेश भट्ट